हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू गुरुकृपा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपका गुरुकृपा की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली केमिस्ट्री के आपके 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो पढ़ाऊंगा। तो अपने पहला जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो शुरू करने जा रहे हैं। और पहले टॉपिक का दोस्तों नाम है पीरियोडिक टेबल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक अपने शुरू करने जा रहे हैं और उसका जो नाम है वो है बेटा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अपने कंपटीशन में ये मान के चलिए आप एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा इस चैप्टर से। और वैसे भी आप जानते हो पीरियोडिक टेबल के बगैर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक टॉपिक है वो अपने पीरियोडिक टेबल है। तो अपने पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको डिफाइन करूंगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, तो पहले अपनी इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर अपने इस चीज को समझेंगे। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, arrangement of elements in vertical columns। क्या लिखा मैंने? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज according to their increasing atomic number is called periodic table। किसी भी चीज को आप पढ़ने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो क्या लिखा है मैंने? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये जो अपने पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, वो एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट आपने कहाँ किया है? ये अरेंजमेंट आपने किया है बेटा वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में। वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रो में, यानी टेबल में इस तरीके के जो बॉक्स बने हुए हैं उनको अपने बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और इस तरीके के जो बॉक्स बने हुए हैं उनको अपने बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रोज। तो क्या लिखा आपने? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट आपने कहाँ किया है? इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जब आपने ये अरेंजमेंट किया है तो आपने किसी बात का ध्यान रखा है। कौन सी बात का ध्यान रखा है? एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हर हाल में आपने फॉलो किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को आपने पहले पुट किया है और हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को आपने बाद में पुट किया है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करने पर जो एक सिस्टमेटिक टेबल आपको मिलती है, उस सिस्टमेटिक टेबल को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अपने बोलते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसे कोल्ड पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे एक नाम आया है बेटा एटॉमिक नंबर। बाकी तो सब जानते हो, वर्टिकल कॉलम्स को आप केमिस्ट्री में ग्रुप्स बोलते हो, हॉरिजॉन्टल रोज को आप केमिस्ट्री में क्या बोलते हो? पीरियड बोलते हो। तो एक नाम आया है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है वो लिखा देता हूं मैं आपको। वैसे तो आप जानते हो, फिर भी अपने लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एक हेडिंग डाल लेनी है आपको, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लो जी बेटा, अगर आपको किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है,
अगर किसी एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आपको उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको बताया गया है। एक मैं लाइन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो बेटा एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो बेटा वहां पे आप उस 11 को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं एक बात और लिख रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, अगर अपने न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वहां हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान के चलते हैं, और अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वहां हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको मान के चलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में ये प्रोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, but with respect to electronic configuration atomic number means number of electrons, and with respect to nucleus, with respect to nucleus atomic number means number of protons। अब अपने जब टेबल को डिफाइन किया था ना तो वहां पे एक नाम आया था बेटा एलिमेंट्स, तो आपको एलिमेंट्स जानना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्स क्या होता है। बहुत ही जरूरी है ये बात आपको जाननी बेटा, एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि आपने टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जिनको हम अरेंज कर रहे हैं वो वास्तव में है क्या। तो मैं आपको एलिमेंट डिफाइन करके दे रहा हूं। एलिमेंट क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ 6 into 10⁻23 सिमिलर एटम्स। समझिए इस बात को, इतने सारे, इसको अपने एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इतने सारे एक जैसे एटम्स का जो ग्रुप है उसको अपने बोलते हैं बेटा एलिमेंट। जैसे अपने बोलते हैं 1 डजन, 1 डजन मतलब 12 थिंग्स। जैसे अपने बोलते हैं 1 मंथ मतलब 30 डेज, ठीक है। 1 ईयर मतलब 365 डेज, तो 365 डेज। तो अपने ऐसे ही बोलते हैं एलिमेंट्स जो है वो इतने सारे सिमिलर एटम्स का ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ 6 into 10⁻23 सिमिलर एटम्स। यानी आप अगर कोई ऐसे पूछे कि सोडियम एलिमेंट्स क्या मतलब है, तो सोडियम एलिमेंट्स मींस 6 into 10⁻23 सोडियम एटम्स। ये मतलब है बेटा एक एलिमेंट में 6 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये डेफिनेशन अपने बहुत काम आएगी बेटा इस चैप्टर में। जैसे जैसे अपने आगे जाएंगे एलिमेंट्स अपने बहुत काम आएगा, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक जैसे इतने सारे एटम्स का जो एक ग्रुप होता है उस ग्रुप को अपने एलिमेंट बोलते हैं। यानी 6 into 10⁻23 एटम्स जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन उस ग्रुप को हम नाम देने लग जाएंगे एलिमेंट। ओके, और उसके बाद आपको एटम्स के बारे में पता ही होता है। एटम्स क्या होता है, ये मैटर्स की सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। मैटर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। तो मैं आपको डिफाइन करके दे रहा हूं एटम्स क्या है। एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर में क्या क्या आ जाती है बेटा, मैटर में गैस भी आ जाती है, मैटर में लिक्विड भी आ जाता है और मैटर में सॉलिड भी आ जाता है।
आप इस दुनिया का कोई भी लिक्विड लो, उसका जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो एटम होगा। आप इस दुनिया का कोई भी सॉलिड लो, उसका फंडामेंटल यूनिट होगा वो एटम होगा। आप इस दुनिया की कोई भी गैस लो, उसका फंडामेंटल जो यूनिट होता है वो एटम होता है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर विच कैन बी divided into neutron, proton and electron। ठीक है, जैसे आज से पहले आप ऐसे पढ़ते थे कि एटम्स एक ऐसी यूनिट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो बहुत पुराने जमाने की बातें बेटा, अपने एटम्स को डिवाइड कर देते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन भी होते हैं और एटम्स में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको अपने एटम बोलते हैं। और इस फंडामेंटल यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये तो किसी एटम के न्यूक्लियस में मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के सर्कुलर पाथ में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? सर्कुलर पाथ में। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने आगे काम भी आएगी। तो आपसे कोई पूछे कि एटम क्या है, तो आप बोलना किसी भी गैस, किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड का ये फंडामेंटल यूनिट होता है। और इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब अपनी अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगली जो अपनी डेफिनेशन आती है वो आती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने नहीं आते तो अपने आगे उसमें नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ। जैसे अपने पास एक एटम होता है ना, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। इस एटम का ये सेंटर वाला पार्ट जिसको अपने न्यूक्लियस बोलते हैं, ये फर्स्ट सेल है जिसमें 1s होता है, ये सेकंड सेल है जिसमें 2s 2p होता है, ये थर्ड सेल है जिसमें 3s 3p 3d होता है, ये फोर्थ सेल है जिसमें 4s 4p 4d 4f होता है, ये फिफ्थ सेल है जिसमें 5s 5p 5d 5f होता है, ये 6 सेल है जिसमें 6s 6p 6d 6f होता है, और ये 7 सेल है जिसमें 7s 7p 7d 7f होते हैं। ये एक एटम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अराउंड जो है ना ये होते हैं सर्कुलर पाथ। ये होता है ना फर्स्ट सर्कुलर पाथ, सेकंड सर्कुलर पाथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनको अपने बोलते हैं बेटा सर्कुलर पाथ। क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसको आजकल एक नया नाम मिला हुआ है, इसको अपने ऑर्बिट बोलते हैं। एक नया नाम दिया है आजकल, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इनको अपने सेल भी बोलते हैं बेटा, तो तुम चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो। एक सिंपल लैंग्वेज में इनको अपने बोलते हैं सर्कुलर पाथ, नया नाम इनको आजकल मिला हुआ ऑर्बिट, और वैसे इनको अपने बोलते हैं सेल्स। तो ये जो है ना 1s 2s 2p, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमें करना है अरेंज, उस अरेंजमेंट को अपने बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो आते होंगे, ऑब्वियस ही बात है, बच्चे को आते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो सीक्वेंस होता है वही होता है बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। यानी इलेक्ट्रॉन फिल करने का ये सीक्वेंस है अपना। ये बहुत ही बेसिक बात होगी, ये आया कैसे, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। ऑफ-बाउ एक प्रिंसिपल आएगा जो अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना सिखाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है बेटा।
इलेक्ट्रॉन फिल करने का ये सीक्वेंस है। 1s से हम स्टार्ट करते हैं और 7p तक आप जाते हैं। s जहां भी आए वहां मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, p जहां भी आए वहां आपको मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, d जहां आए वहां मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और f जहां आए वहां मैक्सिमम आपको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एक और भी तरीका इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ये जो तरीका है ना ये तो आप जानते ही हो। एक और भी तरीका है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, वो मैं आपको बता देता हूं वो तरीका क्या है। एक और भी मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। देखिए मैं बताता हूं कैसे, हेडिंग डाल के लिखिए आप। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन on the basis of inert gases। electronic configuration on the basis of inert gases। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसको जानते हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार देख रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। फॉर एग्जांपल अपने सोडियम में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से फिल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 किसका है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नियोन 10 3s1। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की एक बहुत ही डेप्थ वाली मेथड है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा। तो 1s2 2s2 2p6 है वो नियोन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों की जगह अपने लिख दिया नियोन और आगे लिख दिया 3s1। तो ये जो सीक्वेंस है ना आपका, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और भी एक सीक्वेंस है वो भी मैं आपको याद करवा देता हूं। वो सीक्वेंस क्या है, ऐसे लिखना है आपको, हीलियम 2s2p, नियोन 3s3p, आर्गन 4s3d4p, क्रिप्टॉन 5s4d5p, ज़ीनोन 6s4f5d6p, रेडोन 86 7s5f6d7p, ठीक है। जैसे अपने लिखते हैं ना 1s 2s 2p, तो ये 1s की जगह हीलियम आ गया, फिर 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे तो 1s 2s 2p की जगह ये लिख दिया नियोन। ये इलेक्ट्रॉन फिल करने के इनर्ट गैसेस के बिहाक का मेथड है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल करने आने चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल करने आनी चाहिए। मॉडर्न जो टेबल है उसमें ज्यादातर अपने को इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करना आना चाहिए। तो मैं आपको ये कैसे अप्लाई करना है ये सिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है मेरे पास, मान लीजिए कोई एलिमेंट है मेरे पास, एक एलिमेंट है मेरे पास ए और उसका एटॉमिक नंबर है 35, ठीक है। 35 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहले तो वो सीक्वेंस आपको जो बताया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 10 12 18 20 30। अब p में आते तो मैक्सिमम 6 है, बट हमारे पास 6 है ही नहीं, हमारे पास तो 5 है। ये 35 इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने उस लॉन्ग मेथड से। अपने अगर इसको इनर्ट गैसेस के बिहाफ पे करें तो कैसे करेंगे, देखिए गौर से ध्यान से। ये जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 35, ये जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 35, ये आप मेरे को बताइए जो मैंने इनर्ट गैस लिखी है उसमें कौन सी इनर्ट गैस के जस्ट आफ्टर आता है। यानी जो भी एटॉमिक नंबर आपको गिवन है वो इनर्ट गैसेस में से किसके जस्ट आफ्टर आता है। तो 35 जो है वो जस्ट आफ्टर आएगा बेटा इसके 18 के, क्योंकि 36 के तो वो पीछे आ जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर आपको जो दिया गया है वो कौन सी इनर्ट गैस के जस्ट आफ्टर आता है, तो ये 18 के बाद आएगा। तो पूरी लाइन उठा लेते हैं अपने, ये 18 4s 3d
4p। इसका मतलब ये हुआ कि 18 इलेक्ट्रॉन तो आपको फिल करके दे दीजिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर दो आप। 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 35। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और बताता हूं मैं आपको, एक एलिमेंट है मेरे पास E, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो आप ये बताओ मेरे को, ये 18 किसके जस्ट आफ्टर आता है? ऐसे नहीं है कि आप ये उठा लो लाइन 18 0 0 0, ऐसा नहीं करना। 18 किसके जस्ट आफ्टर आता है? यानी इसके जस्ट आफ्टर आता है। तो नियोन 10 3s 3p, यानी 10 और 2 12 और 6 18। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, वो ये जो इनर्ट गैस मैंने लिखी है, इनमें से कौन सी इनर्ट गैस के जस्ट आफ्टर आता है, उस पूरी लाइन को आपको उठा लेना है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपको फिल करके इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें कुछ अपने सेल्स के बारे में आता है। जैसे एक अपने पास होता है आउटर सेल, एक अपने पास होता है पेनल्टीमेट सेल, और एक अपने पास होता है प्री पेनल्टीमेट सेल्स। तो अपनी हेडिंग आगे टाइप्स ऑफ सेल्स। तीन तरह की सेल है बेटा अपने पास। कितनी तरह की? तीन सेल है। कितनी तरह की सेल है? तीन तरह की। पहली सेल आउटर सेल, इसका दूसरा नाम होता है बेटा वैलेंस सेल, इसका तीसरा नाम होता है बेटा अल्टीमेट सेल। आउटर सेल, वैलेंस सेल, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल। दूसरी जो सेल होती है उसको अपने बोलते हैं बेटा पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। और तीसरा जो होता है उसको इधर लिख रहा हूं बेटा मैं, तीसरा उसको अपने बोलते हैं बेटा प्री पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल। तो तीन सेल है अपने पास, आउटर सेल, पेनल्टीमेट सेल और प्री पेनल्टीमेट सेल। अब बेसिकली क्या करता है बच्चा, इनको आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी गलतियां करता है। इनको आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी गलती करता है। वो पता है क्या सोचता है? वो सोचता है कि जो बाहरी बाहर लिखी होती है वो आउटर सेल होती है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम कहीं सोचो कि आउटर सेल ये नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, आउटर सेल आप कैसे फाइंड आउट करते हो? हाईएस्ट डिजिट इन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट डिजिट इन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है ना आपको, इसमें ये जो डिजिट है, ये वाली डिजिट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये वाली डिजिट, देखो ये भी डिजिट है, बट ये डिजिट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, और ये डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, उस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो डिजिट में अंडरलाइन कर रखी है, इन डिजिट्स में से जो डिजिट सबसे बड़ी है वो आउटर सेल होगी। तो बेटा 1 2 3 4 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बेटा? 4। तो आउटर सेल अपनी हो जाएगी फोर्थ। क्या हो जाएगी? फोर्थ। और 4 में क्या क्या है? एक तो आया बेटा S और एक आया बेटा P। तो इसकी आउटर सेल हो जाएगी 4s2 4p5। ध्यान रखना ये बात, आप कभी ऐसा नहीं कहोगे जो बाहरी बाहर लिखी है वो आउटर सेल है, ऐसा कभी नहीं होता। जो बाहरी बाहर लिखी होती है वो आउटर सेल नहीं होती। सबसे बड़ी डिजिट जो होती है गिवन कॉन्फ़िगरेशन में वो आउटर सेल को बताती है। तो इसकी आउटर सेल हो जाएगी 4s2 4p5। अच्छा, पेनल्टीमेट सेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाईएस्ट डिजिट -1, यानी जो सबसे बड़ी डिजिट है उसमें -1 करो। सबसे बड़ी डिजिट है 4 में से -1 कर दो 3, तो थर्ड सेल इसकी पेनल्टीमेट सेल हो जाएगी। अब थर्ड में क्या क्या आएगा? थर्ड में आएगा 3s 3p 3d। तो जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो आउटर सेल में काउंट हो जाती है, उससे छोटी डिजिट होती है वो हो जाती है बेटा पेनल्टीमेट सेल में। और प्री पेनल्टीमेट में क्या होता है? रेस्ट ऑफ सेल जो है सारी वो प्री पेनल्टीमेट में आएगी। रेस्ट ऑफ सेल्स जो है वो सारी किस में आएगी? प्री पेनल्टीमेट में। क्या क्या रह गया भाई? 1s2 2s2 2p6 ये रह गया।
ये हो जाएगी बेटा अपनी प्री पेनल्टीमेट सेल। क्या हो जाएगी ये? प्री पेनल्टीमेट सेल। तो आपको आउटर सेल, पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल अच्छे से काउंट करनी आनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये वाले जो डिजिट है, इनमें से जो डिजिट सबसे बड़ी है वो आउटर सेल होती है। उसमें से अगर आप एक माइनस कर देते हो तो जो डिजिट आती है वो होती है पेनल्टीमेट सेल, और इसके बाद जो रह जाती है वो होती है बेटा प्री पेनल्टीमेट सेल। क्या होती है? प्री पेनल्टीमेट सेल। तो मैं उम्मीद करता हूं इन फ्यूचर जब भी आउटर सेल को, पेनल्टीमेट सेल को या प्री पेनल्टीमेट सेल को आइडेंटिफाई करने की बात आएगी, आप बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। आप बहुत ही इजीली उसको क्या कर लोगे? आइडेंटिफाई कर लोगे। कर लोगे ना? शाबाश। अब मैं एक हेडिंग और डाल रहा हूं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन on the basis of ऑर्बिटल्स। देखो ये नाम है ना, ऑर्बिटल्स, सेल्स, सब सेल, ये तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डेप्थ में बताए जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे मान लीजिए अपने ये इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, ऐसे आपको याद होगा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे थे, उसमें आर्गन 18, 4s2, 3d10, 4p5, ठीक है। इसको अपने ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल लिखना है। तो एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो बेटा आपको अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना है तो एक काम करना है, जो भी सब सेल इनकम्प्लीट है, जैसे ये तो फुल है, ये भी फुल है, ये इनकम्प्लीट है, तो जो सब सेल इनकम्प्लीट है उसके ऑर्बिटल बनाने होते हैं। जो सबसेल इनकम्प्लीट है उसके क्या बनाने होते हैं बेटा अपने को? ऑर्बिटल। तो ये फुल है, ये फुल है, ये इनकम्प्लीट है, तो इसका ऑर्बिटल की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आर्गन 18, 4s2, 3d10, 4p, p ऑर्बिटल होते हैं बेटा 3। कौन कौन से 3? px, py, pz। इलेक्ट्रॉन फिल करने इसमें 5, तो कैसे फिल करोगे? पहले सबको एक एक दोगे, 1 2 3, एक और दे दिया 4, एक और दे दिया 5, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है उसमें जो भी सबसेल इनकम्प्लीट है उसके ऑर्बिटल बनाने हैं। अगर p इनकम्प्लीट है तो p के ऑर्बिटल बना देना, d इनकम्प्लीट है तो d के ऑर्बिटल बना देना, f इनकम्प्लीट है तो f के ऑर्बिटल बना देना। अपने ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं? हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होते हैं। क्या फाइंड आउट करने होते हैं बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा उस सब सेल में मिलेंगे जो इनकम्प्लीट होती है। देखो बेटा ये तो फुल भरी हुई है, इसका मतलब सारे पेड़ हैं, ये भी फुल भरी हुई है, इसका मतलब सारे पेड़ हैं। जो इनकम्प्लीट होती है उसमें मिलते हैं हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकम्प्लीट फील्ड है, इसमें हमें मिलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होते हैं तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखते हैं। जो सबसेल इनकम्प्लीट होती है उसके हम बना देते हैं ऑर्बिटल, और इनकम्प्लीट सबसेल में हमें मिलते हैं बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इलेक्ट्रॉन भरने का हर तरीका जानते हो, ठीक है। अब मैं एक लिख रहा हूं सावधानी। अब बेसिकली बच्चा सोचता है कि इंग्लिश मीडियम का बैच है, सर हिंदी का वर्ड कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं सावधानी वर्ड मैं कहाँ लिखूंगा। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा कई जगह बहुत सिली मिस्टेक करता है। आप किसी प्रकार की सिली मिस्टेक ना करो, उस सिली मिस्टेक को होने से रोकने के लिए हम एक वर्ड लिखेंगे सावधानी, और ये हम लिखेंगे हिंदी की लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में। तो क्या कहते हैं सावधानी? ऑर्बिटल की फॉर्म में, ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखा गया कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखा गया कॉन्फ़िगरेशन मोर एक्यूरेट होता है, मोर
एक्यूरेट होता है, ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखा गया कॉन्फ़िगरेशन मोर एक्यूरेट होता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए सवाल आया कि एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 35 है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ऐसे, आपने ऐसे कर दिए, आपने ऐसे भी कर दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, आपने तीनों तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। और तीनों ही ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए 35 वाले में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, 1s1 2s वाला भी एक ऑप्शन है, और ऑल ऑफ दीज है नहीं, तो आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखा गया है वो मोर एक्यूरेट माना जाता है। तो अगर ये भी ऑप्शन में हो, ये भी ऑप्शन में हो, एक वो 1s 2s वाला भी ऑप्शन में हो, ऑल ऑफ दीज ना हो, तो हम इसको टिक करेंगे। ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखा गया कॉन्फ़िगरेशन मोर एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातें हुई है बेटा अपनी, ये अपनी बातें किसके बारे में हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हुई है। तो देखो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की है, इलेक्ट्रॉन फिल तुम्हें करने आने चाहिए हर तरीके से, इलेक्ट्रॉन फिल तुम्हें करने आने चाहिए हर तरीके से, और मैंने हर तरीका तुम्हें बताया, एकदम बेसिक से लिया है। अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग है बेटा, नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या कहती है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, यानी हमारे पास एक न्यूट्रल एटम होगा, उस न्यूट्रल एटम से हमें कैटायन और एनायन बनाने हैं। क्या बनाने हैं, कैटायन और एनायन बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चैप्टर में हमारी एक हेडिंग आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें हमें कैटायन बनाने पड़ेंगे। एक हेडिंग आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें हमें एनायन बनाने पड़ेंगे। तो मैं जो चीज अपने आगे काम में आएगी मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। तो कैसे बनता है, ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको हमें कन्वर्ट करना है कैटायन में। वो आपकी मर्जी है, आप कैसा कैटायन बनाना चाहते हो। +1 वाला उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट, +2 वाला उसको बोलते हैं बाईवेलेंट, +3 वाला उसको बोलते हैं टेट्राइवेलेंट, और इसको आप एनायन में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हो A-, वो आपकी मर्जी है कैसा चार्ज लाना चाह रहे हो। -1 चार्ज लाओगे तो मोनोवेलेंट एनायन, -2 लाओगे तो बाईवेलेंट एनायन, -3 लाओगे तो ट्राईवेलेंट एनायन। तो न्यूट्रल को हम कैटायन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल को हम एनायन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैटायन में कैसे कन्वर्ट होगा, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम कैटायन बनाते हैं। आपको +1 चार्ज लाना है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, +2 चार्ज लाना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, +3 चार्ज लाना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, और +4 चार्ज लाना है, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए। ये कैसे बनेगा, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो होता है उससे एनायन बनता है। तो जब भी आपको कैटायन बनाना हो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, जब भी आपको एनायन बनाना हो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने कैसे बनाना है कैटायन। कैटायन बनाना बहुत ज्यादा काम का है। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ Fe+3 फ्रॉम Fe, फॉर्मेशन ऑफ Fe+3 फ्रॉम Fe। तो बेटा कैटायन बनाने का एक पूरा प्रोसेस है, वो मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चों को ये आता है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको कैटायन बनाना नहीं आता, तो आगे उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, कैटायन बनाने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। कैसे बनता है देखिए, जिस कैटायन की फॉर्मेशन आपको करनी है, सबसे पहले उस कैटायन से रिलेटेड न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए आप। तो हमें बनाना है Fe+3, तो पहले हम इससे रिलेटेड न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 आता है आर्गन के बाद। तो आर्गन 18, 4s 3d 4p, 18 फिल किए हुए, 18 × 2 20, 26 is 0।
दोबारा सुन लीजिएगा, जिस भी केटाइन की आपको फॉर्मेशन करनी है, सबसे पहले आप उस केटाइन से रिलेटेड न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिएगा, कर लेंगे। अच्छा, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने है उसको सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए आप। जो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने है उसको सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए आप। किस में लिख लीजिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जानते हो सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर? छोटी सेल पहले, बड़ी सेल बाद में। तो 3 और 4 में छोटा 3 है, तो 3d6 4s2 4p0। दोबारा सुन लीजिए, जिस भी कैटाइन की आपको फॉर्मेशन करनी है, सबसे पहले आप उस कैटाइन से रिलेटेड न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद उसको आप सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कितने चार्ज लाने हैं अपने को? +3। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी? +3 चार्ज आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से रिमूव होंगे, तो देखिएगा मैं आयरन पे चार्ज लगा रहा हूं +3, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं? 3। इसमें तो है नहीं, 2 ये जाएंगे और 1 यहां से जाएगा, यानी ये हो जाएगा आर्गन 18 3d5। आगे वालों को लिखो तो आपकी मर्जी है, ना लिखो तो भी आपकी मर्जी है, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल किए और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल करते, 2 यहां से गए, सॉरी तीनों के तीनों यहां से निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 3d6 3d3। ऐसा नहीं करना बेटा। जब भी कैटाइन बनाओ पहले आप न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करो। न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आप उस कॉन्फ़िगरेशन को सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, और कॉन्फ़िगरेशन को सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दो। आप बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दो। इस तरीके से कैटाइन बनाना है। दोबारा सुन लीजिएगा कैसे बनाओगे। जब भी आपको किसी कैटाइन की फॉर्मेशन करनी है, जिस कैटाइन की फॉर्मेशन आपको करनी है उससे रिलेटेड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप। उससे रिलेटेड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप उसको सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूं आपको ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons in d subcell of cobalt +3 is equal to, पहला ऑप्शन कह रहा है s electrons of सोडियम, दूसरा ऑप्शन s electrons of फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, और फोर्थ है s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। Number of electrons in d subcell of cobalt +3 is equal to s electron of sodium, s electron of fluorine, p electron of chlorine and s electron of magnesium। यानी वो ये कह रहे हैं कि कोबाल्ट +3 के d सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है इन नीचे वालों में से किसके इक्वल है। तो पहले अपने कोबाल्ट +3 बनाते हैं, ठीक है। चलो जी, कोबाल्ट +3 बनाते हैं, तो इसके लिए पहले अपने न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन भरें। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, आर्गन 18 4s 3d 4p, ये 20 27 is 0। आप इसको सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आर्गन 18 3d7 4s2 4p 0। अब आप इस पे चार्ज लगाइए +3 चार्ज लगाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे बेटा? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएंगे क्योंकि तो खाली है, 1 यहां से जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा आर्गन 18 3d6 4s0 4p0। कहने का मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट +3 के डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कोबाल्ट +3 के डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब वो किसके इक्वल है? s इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन भर लो आप। सोडियम में इलेक्ट्रॉन भरूं मैं? ऐसे भरे जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s1।
s इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। देखो उसने कुछ नहीं बोला 1s 2s 3s, उसने s बोला है, तो ये भी s वाला है, ये भी s वाला s वाला है, तो सोडियम के s इलेक्ट्रॉन हो गए 5, ये आंसर नहीं आएगा। फ्लोरीन के s इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p5, उसने कुछ बोला थोड़ी है 1s 2s, उसने तो s बोला है, तो ये भी s वाला है, ये भी s वाला है, तो फ्लोरीन के s इलेक्ट्रॉन 4 है, ये भी आंसर नहीं आएगा। क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, उसने बोला थोड़ी है कुछ 2p 3p, तो उसने p बोला है, तो सारे p वाले देखो, ये भी p के, ये भी p के, तो क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, उसने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, s बोला है, तो s वाले काउंट कर लो, ये s ये s ये s, तो मैग्नीशियम के s इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो बोलिएगा कोबाल्ट +3 के d सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वालों में किसके इक्वल है? वो मैग्नीशियम के s इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब बेटा आपको कैटायन बहुत अच्छे से बनाना आएगा, ठीक है। तो कैटायन की फॉर्मेशन आपको करनी आ गई, अब मैं आपको एनायन की फॉर्मेशन करना सिखा देता हूं। एनायन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एनायन में तो कुछ नहीं होता, जब भी एनायन बनाना होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करना भाई। जब भी हम एनायन बनाएंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फिल करना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ S2 माइनस फ्रोम S, यानी सल्फर से हम बनाने जा रहे हैं सल्फाइड, सल्फर से बनाने जा रहे हैं सल्फाइड। तो आप कुछ नहीं करो, सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16, अब सल्फाइड बनाना है तो -2 चार्ज लाने हैं, 2 ऐड करने हैं, तो 2 ऐड कर दो भाई, तो S2 माइनस में कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, 18 फिल कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एनायन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप एनायन बनाओगे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना वाला इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये मानता हूं कि तुम्हें कैटायन एनायन बनाना बहुत अच्छे से आ गया, कैटायन एनायन बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया है। नेक्स्ट अपनी अगली हेडिंग है अगली हेडिंग है बेटा ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। अगली हेडिंग क्या है अपनी बेटा? अगली हेडिंग है अपनी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट अपने को बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ग्राउंड स्टेट का मतलब बताता हूं, ग्राउंड स्टेट क्या होती है। ग्राउंड स्टेट, इसको अपने शॉर्ट में जीएस से लिखेंगे बेटा। किससे लिखेंगे? जीएस से लिखेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, वैसे तो आप जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक configuration of an element, actual electronic configuration of an element is known as ये बेटा एब्रीवेशन होता है known as का, known as its ground state, ठीक है। यानी आप ऐसे याद रखो, जब भी आपसे कोई ये कहे कि इसकी ग्राउंड स्टेट लिखो तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देना बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं जीएस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की अपने को ग्राउंड स्टेट लिखनी है, तो जब भी हम किसी की ग्राउंड स्टेट लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन तो फिल करेंगे ना, तो 90 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, आपकी मर्जी है कैसे भी कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s1, ये होगी बेटा पोटेशियम की ग्राउंड स्टेट। तो कैसे पता लगा तुम्हें ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जब भी आप किसी की ग्राउंड स्टेट लिखोगे तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे बेटा। क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स ग्राउंड स्टेट। मैं बोलूं नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट लिखिए तो आप ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p3। तो ग्राउंड स्टेट लिखना मतलब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने, हमें उसमें क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब अपने बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं बेटा अपने। किसकी बात करते हैं? एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? देखिए पहले तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर उस डेफिनेशन पे एक एग्जांपल लेंगे, फिर आपके समझ में आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ outer cell from one subcell to another subcell. Transfer of paired electron of outer cell from one subcell to another subcell. अभी ये लिखते ही तो हो सकता है तुम्हारे समझ में नहीं आया, पर अपने इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एग्जांपल ले रहे हैं अपने एक्साइटेड स्टेट को शॉर्ट में लिखते हैं ES ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स काम में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखनी हो, जब भी आपको किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखनी हो तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले उसकी लिख लीजिएगा ग्राउंड स्टेट। तो मैं सबसे पहले इसकी लिखने जा रहा हूं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे, हीलियम 2 2s2p। जब भी आप किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखो सबसे पहले उसकी लिखो ग्राउंड स्टेट। तो 2 2 4 और 0, समझ में आ गया? 2 4 0 यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब भी आप किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे सबसे पहले आप उसकी लिखेंगे ग्राउंड स्टेट। हमने उसकी लिख दी ग्राउंड स्टेट। अब आप इसकी आउटर सेल को हटा लीजिएगा, आउटर सेल को सेपरेट कर लीजिएगा, यानी सबसे बड़ी डिजिट आएगी 2, तो आउटर सेल हो जाएगी इसकी, ये आउटर सेल है इसकी 2s2p, s में 2 p में 0। देखिए पहला स्टेप क्या करना है, जिसकी भी आपको एक्साइटेड स्टेट लिखनी हो सबसे पहले आप उसकी लिखेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद आप उस आउटर सेल को हटा लीजिएगा, हट गई। अब देखिए आउटर सेल में अगर p आए तो p की ऑर्बिटल बनाओ, d आए तो d की ऑर्बिटल बनाओ। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी आप एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, चाहे कोई सबसेल इनकम्प्लीट हो, चाहे कोई सबसेल फुल हो, चाहे कोई सबसेल वैकेंट हो, आपको उसके ऑर्बिटल बनाने ही बनाने हैं। अब से पहले अपने जब लिखा था ऑर्बिटल के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने ये बोला था ऑर्बिटल आप उसके बनाओगे जो इनकम्प्लीट है, वो वहां तक सही था। लेकिन जब भी आप किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखोगे आप ऑर्बिटल एस के भी बनाओगे, अगर वो आउटर सेल में, तो पी के भी बनाओगे, डी के भी बनाओगे। ठीक है, एस का ऑर्बिटल एक होता है, उसका नाम भी एस होता है, तो उसके बनाने की जरूरत नहीं है। तो आउटर सेल के अंदर अगर एस आता है, सॉरी पी आता है, तो पी की ऑर्बिटल, डी आता है तो डी की ऑर्बिटल। तो मैं इसकी ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ये 2s2 और ये हो गया बेटा p x y z, p 0 है। जब भी किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद हम आउटर सेल को अलग करेंगे। आउटर सेल में p आता है तो p की ऑर्बिटल बनाएंगे, d आता है तो d की ऑर्बिटल बनाएंगे, दोनों आता है दोनों की ऑर्बिटल बनाएंगे। ये अपने बना लिया ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, आउटर सेल के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपने मेंशन कर देंगे। तो ये तो खाली है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या करना है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सर्किल करना है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को आगे जो वैकेंट बॉक्स है उसमें ट्रांसफर करना है। तो यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट को आप ऐसे स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्टार से भी। स्टार लगा दिया। देखो हीलियम था, उसको ऐसा कैसा लिख दो जैसा था। ये 2s क्या है, 2s वाला बॉक्स
और ये 2px 2py 2pz, ये इलेक्ट्रॉन था ना यहां से, ये यहां आ गया, तो s में कितना रह गया 1, यहां कितना हो गया 1, ये 0, ये 0। ये होगी बेटा बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट। तो आपको एक्साइटेड स्टेट लिखनी आई, कैसे लिखोगे बताओ? जिसकी भी हमें एक्साइटेड स्टेट लिखनी होती है सबसे पहले हम उसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद हम उसकी आउटर सेल को अलग करेंगे, आउटर सेल में p तो p के ऑर्बिटल, d तो d के, दोनों आए तो दोनों के ऑर्बिटल, आउटर सेल का जो पेड इलेक्ट्रॉन है उसको सर्किल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वहां से आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो क्या किया अपनों ने, ट्रांसफर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन, देखिएगा मैंने पेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल, ये जो पेड इलेक्ट्रॉन था वो कहां का था, आउटर सेल का, ट्रांसफर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल फ्रॉम वन सबसेल टू अनदर सबसेल, मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में था अब वो किस में आ गया, पी में आ गया। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन, आउटर सेल के अंदर जो पेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक सबसेल से दूसरी सबसेल में अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो इस काम को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट, यानी ट्रांसफर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल फ्रॉम वन सबसेल टू अनदर सबसेल। आउटर सेल के पेड इलेक्ट्रॉन को एक सबसेल से दूसरे सबसेल में ट्रांसफर करना, एक सबसेल से दूसरे सबसेल में ट्रांसफर करना है, वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है बेटा एक्साइटेड स्टेट के नाम से। और लेता हूं मैं एक एग्जांपल, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट लिखनी है अपने को, इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 17, ठीक है। तो मैंने बोला है जब भी आप किसी की एक्साइटेड स्टेट लिखो आप उसकी ग्राउंड स्टेट लिखो, तो नियोन 10 3s 3p, s में 2 p में 5। अब आप इसकी आउटर सेल को हटाओगे, आउटर सेल को आइसोलेट करोगे, आउटर सेल को सेपरेट करोगे। अब आउटर सेल बताओ इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 3, तो आउटर सेल हो जाएगी थर्ड, थर्ड में SPD। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे मेरे से सर D कहां से आया, वहां तो D है ही नहीं। मैं बताता हूं कहां से आया। अगर किसी एटम में 3 सेल है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अगर मैं इस थर्ड सेल को या थर्ड सर्कुलर पाथ को अलग करूं तो थर्ड सर्कुलर पाथ में SPD तीनों होंगे। तो जब भी आप किसी एटम की थर्ड सेल को अलग करते हो तो उसमें SPD होते हैं, तो आउटर सेल होगी 3s 3p 3d। अब अपने बनाएंगे इसके ऑर्बिटल, s तो ऐसा कैसा रह जाएगा, उसके तो ऑर्बिटल बनते नहीं है, एक ही होता है। p के ऑर्बिटल कितने बनेंगे 1 2 3, d के कितने बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, 3d 0 3p 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। जिसकी भी आपको एक्साइटेड स्टेट लिखनी है पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखो, फिर आप उसकी आउटर सेल को हटाओ, आउटर सेल में p आए तो p के ऑर्बिटल बनाओ, d आए तो d के बनाओ, दोनों आए तो दोनों के बनाओ, मैंने बना दी। अब क्या करना है अपने को, पेड इलेक्ट्रॉन को मेंशन करो, ये पेड इलेक्ट्रॉन है, ये पेड इलेक्ट्रॉन है और ये भी पेड इलेक्ट्रॉन। देखो पिछली बार तो पेड इलेक्ट्रॉन एक ही था इसलिए एक ही एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल थी, इस बार पेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो ये 3 बार एक्साइट होगा, यानी लोग ये बोलते हैं नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 पेड इलेक्ट्रॉन, ये 3 बार एक्साइट होगा। तो पहली बार एक्साइट कैसे करोगे, आपकी राइट हैंड साइड की तरफ जो सर्किल है वहां से, तो पहली बार अपने क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करेंगे तो क्लोरीन पे लगेगा 1 स्टार, 1 स्टार लगने के बाद ऐसा दिखेगा 3s2 3p4 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 3p4 और ये हो जाएगा 3d1, ऐसा। ये पहली बार ट्रांसफर हो गया, ये 2 रह गए। अच्छा दूसरी बार ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा तो दूसरा स्टार लग जाएगा क्लोरीन पे, क्लोरीन पे दूसरा स्टार लगने के बाद क्लोरीन ऐसा दिखेगा, ये ऐसा कैसा रह जाएगा पेड़, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी। P में 4 थे, 1 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया तो कितने रह गए 3 रह गए ऐसे, और D में एक और आ गया तो पहले D में कितना था 1, अब D में कितने हो जाएंगे 2,
ये रह गया। अब इसको ट्रांसफर करोगे यहाँ इस तरफ, तो क्लोरीन पे लग जाएंगे 3 स्टार, यानी एक्साइट हुआ तो उस पर स्टार भी लगाते हैं अपने, तो ये ऐसे 3s1 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, 3p3 3p3 और 1 2 3 4 5 3d3। ये है बेटा क्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट। देख लीजिए ध्यान से, आपको जिसकी भी एक्साइटेड स्टेट लिखनी हो पहले आप उसकी ग्राउंड स्टेट लिखो, ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद आप आउटर सेल को अलग कर लो, आउटर सेल में p आए तो p के ऑर्बिटल, d आए तो d के, दोनों आए तो दोनों के ऑर्बिटल बनाने के बाद जो पेड इलेक्ट्रॉन है उनको सर्किल कर लो, और राइट हैंड साइड में जो पेयर है वो सबसे पहले ट्रांसफर होगा, तो एक यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा फर्स्ट बार, सेकंड बार यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड बार यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। पेपर में सवाल कैसा आएगा, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो आंसर ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इन फर्स्ट, तो ये आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, क्लोरीन की फर्स्ट में अनपेड कितने हैं 3, क्लोरीन की सेकंड में अनपेड कितने हैं 5, और क्लोरीन की थर्ड में अनपेड कितने हैं 7। तो इस तरीके से आप एक्साइट कर सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात करें। चलो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं अपने। ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऐसे हीलियम 2 2s 2p 2 और 3। आउटर सेल अगर मैं इसकी अलग करूं तो इसकी आउटर सेल मैंने अलग कर ली 2s2 2p3, मैंने ऑर्बिटल बना दिए 2s2 2p3। लो जी बेटा, मैंने आउटर सेल में जो पेड़ था उसको भी सर्किल कर दिया, बट इसका एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है एक्साइटेशन पॉसिबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके वहां जाता है जो बॉक्स एकदम वैकेंट हो, तो इसके पास वैकेंट बॉक्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हो एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, excitation is not possible due to absence of vacant orbit, due to absence of vacant orbital। तो जरूरी नहीं है कि सारे एक्साइट हो, ठीक है, एक्साइट होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है आपको पता चल गया होगा अपने आप। देखो एक्साइट होने के लिए सबसे पहली बात तो आउटर सेल में पेड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा, दूसरी बात, पेड इलेक्ट्रॉन होने से भी कोई एक्साइट नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन के पास पेड इलेक्ट्रॉन है पर वो एक्साइट नहीं हुआ, तो एक्साइट होने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि आउटर सेल में पेड इलेक्ट्रॉन प्लस वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अगर पेड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो एक्साइट नहीं होगा। तो ये अपनी एक हेडिंग थी बेटा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। यानी मैंने ये जो पोर्शन आपको पढ़ाया है ना, एकदम बेसिक पार्ट है, एकदम बेसिक। क्या है? एकदम बेसिक पोर्शन है ये। यानी अब तक आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? आपने वो पढ़ा है एकदम बेसिक बातें हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, ठीक है, आप आउटर सेल कैसे ढूंढोगे, आप पेनल्टीमेंट सेल कैसे ढूंढोगे, वगैरह वगैरह आपको पढ़ाया गया है। अब मैं पीरियड टेबल का पोर्शन शुरू करने जा रहा हूं जो अपने थ्योरी में भी है, जैसे टेबल का ये जो डेवलपमेंट है ये कैसे हुआ, ठीक है। तो अपनी अगली हेडिंग है बेटा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी टेबल आज जो आप देख रहे हो ना, जो भी टेबल आज देखते हो आप, वो टेबल किसी टाइम में ऐसी नहीं थी। आज से पहले वो टेबल कैसी थी, यहां तक वो कैसे पहुंची, ये सारी बातें जो है वो हमें इसी टॉपिक में करनी है। आप अगर इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक करो तो एनसीईआरटी में ऐसी हेडिंग है बेटा, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, एक ही बात है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर बोल सकते हो आप जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी जो टेबल आज आप देख रहे हो वो आज से पहले ऐसी नहीं थी, वो यहां तक कैसे पहुंची, ये सारी बातें अपने इस हेडिंग में करेंगे। तो सबसे पहले टेबल के रेस्पेक्ट में जो पहली अपनी थ्योरी है वो है बेटा ये वाली, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, डोबेराइनर एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था जिसको अपने बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड। तो सबसे पहले तो अपने बात करेंगे ट्राइड क्या है, क्या बात करेंगे, ट्राइड क्या है, फिर अपने आगे की बातें करेंगे। तो ट्राइड क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ट्राइड्स, ठीक है। तो क्या है बेटा ट्राइड, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग similar physical and chemical properties। देखिए बेटा गौर से देखिए, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ट्राइड, सवाल भी बन गया है बहुत अच्छा, ट्राइड इज, क्वेश्चन आ सकता है ट्राइड इज, तो आपका आंसर होगा ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको डोबेराइनर ने ट्राइड बोला। तो ट्राइड हम किसको बोलेंगे, एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको अपने बोलते हैं बेटा ट्राइड। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप जानते हो क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका कलर आ जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट आ जाती है, उसकी ऑर्डर, किस तरह की उसकी स्मेल है या किस तरह की उसकी फ्रेग्रेंस है, ये सारी बातें आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में आती है बेटा उसकी केमिकल रिएक्शन। तो 3 एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उनको अपने बोलते हैं बेटा ट्राइड। तो आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन आ सकती है ट्राइड इज, तो आपका आंसर होगा ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने सबसे पहले बनाना है ट्राइड। ट्राइड बनाने के लिए हमें लेने हैं बेटा 3 एलिमेंट्स, और कौन से 3 एलिमेंट्स लेने हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा भाई कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं स्टार लगा के, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप वो होते हैं बेटा केमिकली नॉर्मल। देखिए ध्यान से मैं बताऊंगा, और एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप वो होते हैं बेटा केमिकली एबनॉर्मल। ये बातें ध्यान रखना आप, ठीक है। हमने ट्राइड बनाना है तो हमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं, और ऐसे 3 एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप तो होते हैं केमिकली नॉर्मल, और एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप होते हैं केमिकली एबनॉर्मल, केमिकली एबनॉर्मल। समझ रहे हो क्या मेरी बात, यानी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम, इसलिए वो केमिकली नॉर्मल। अलग अलग ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, यानी वो होते हैं केमिकली एबनॉर्मल। केमिकली नॉर्मल मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, और बेटा केमिकल प्रॉपर्टी मैच हो जाती है ना, तो ये मान के चलो फिजिकल तो मैच हो ही गई। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए वो होते हैं केमिकली नॉर्मल। और अलग अलग ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, इसलिए वो होते हैं केमिकली एबनॉर्मल। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्या करनी है, याद करनी है। एक लाइन और लिख रहा हूं स्टार लगा के, वर्टिकल रिलेशनशिप is due to similar outer electronic configuration।
देखो अब तुम सोच रहे हो यार सर ने ये लाइन क्यों लिखी, गौर से देखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप केमिकली एबनॉर्मल होते हैं, यानी एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है। अगर ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच करती है ना तो उसको बोलते हैं अपने वर्टिकल रिलेशनशिप। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम, अगर ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच करती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिलेशनशिप। अगर पीरियड में प्रॉपर्टी मैच करती है उसको अपने बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और इस तरीके से प्रॉपर्टी मैच करती है तो उसको अपने बोलते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। तो केमिस्ट्री में 3 तरह की रिलेशनशिप होती है, सारी आगे आ जाएगी धीरे धीरे। ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच करना वर्टिकल रिलेशनशिप, पीरियड में प्रॉपर्टी मैच करना हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और इस तरीके से प्रॉपर्टी मैच करना वो होती है डायगोनल रिलेशनशिप। तो हमने ये लिखा है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब हमने दुनिया को ये बताया है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होती है कि उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। और ये सवाल आया हुआ पीएमटी में, वर्टिकल रिलेशनशिप इज ड्यू टू, तो आंसर गया था सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने ट्राइड बना दिया, अब अपने चेक करते हैं डोबेराइनर क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, middle element of each of triads had an, पहले अपने बेटा ट्राइड बनाया, ठीक है। अब अपने बताते हैं डोबेराइनर ने उस ट्राइड को लेके क्या बोला। देखिए डोबेराइनर ने ट्राइड को लेके क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक वेट about halfway between the atomic weights of other two। वो ये कह रहे हैं कि आप जब एक ट्राइड बनाओगे तो उसमें 3 एलिमेंट लोगे, कितने एलिमेंट लोगे, 3। अब उसने बोला है कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो बाकी दोनों जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक वेट का हाफ होता है, उनके एटॉमिक वेट का हाफ होता है। और देखिए ध्यान से, ऑल्सो सिमिलर properties of middle element were in between those of other two members। ये बातें बोली बेटा डोबेराइनर ने, ठीक है। ये लिखने की बातें हैं, इसको समझोगे कैसे। हम एक ट्राइड बनाएंगे, उस ट्राइड का जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के एडिशन का हाफ होगा। दूसरी बात और है, जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी दोनों के बीच की होगी। तो बढ़िया से याद रखना है, डोबेराइनर ने 2 बातें बोली थी, किसी भी ट्राइड के बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है या जो एटॉमिक वेट होता है वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है, प्लस बीच वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, बीच वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकी 2 एलिमेंट्स के बीच की होती है। यानी एग्जांपल लें अपने, तो अपने एग्जांपल ले रहे हैं मेंबर्स ऑफ ट्राइड, ठीक है। मैं ट्राइड के मेंबर ले रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका मास होता है 7,
इसका मास होता है 23, इसका मास होता है बेटा 39। ये मास आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से लर्न करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपने क्या करें, बीच वाले की बात करें, एटॉमिक वेट या मास एक ही बात है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, अबाउट हाफ वे डिवाइडेड बाय 2। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 है, इसका कितना है 7 है, इसका कितना है 39, इसका 2 है, यानी अपना आंसर आ गया 23 इज इक्वल टू 23। LHS इज इक्वल टू RHS। ये बातें बोली थी बेटा डोबेरेनर ने, यानी किसी भी ट्राइड का जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एडिशन का हाफ होता है, प्लस बीच वाले की जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकी दो के बीच की होती है, यानी इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की है। इतनी बातें बेटा डोबेरेनर ने बोली थी। अब इसकी लिमिटेशन है, क्या है, लिमिटेशन है इसकी लिमिटेशन क्या है, देखिए ध्यान से, लिमिटेशन है एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स। लीजिए बेटा, ये हर एलिमेंट्स पे नहीं लग सकता। जैसे मान लीजिए हमारे टेबल में 119 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो सभी के लिए आप ये बातें सही नहीं हो सकती, ठीक है। आप ध्यान रखना, एक ट्राइड के बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का हाफ होता है, प्लस बीच वाले की प्रॉपर्टी होती है वो बाकी दोनों की प्रॉपर्टी के क्या होती है, बीच की होती है। तो ट्राइड क्या है ये आपको आना चाहिए, ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच क्यों करती है ये आना चाहिए, इस रिलेशन पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है वो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ना, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन बेटा जब से एनटीए पेपर बनाने लगा है ना, हम कुछ नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आएगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी भी काम का नहीं यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अपने हर चीज पढ़ेंगे। तो पहली अपनी हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में जो बात थी वो पढ़ दी, वो अपने को बताया था डोबेराइनर ने। नेक्स्ट दूसरा कौन है, दूसरा है बेटा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये अपने किसने दिया था, ये लिखिए पहले तो, गिवन बाय, ये दिया था बेटा न्यूलैंड ने, न्यूलैंड्स नाम की साइंटिस्ट उन्होंने दिया था। क्या किया था उसने, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन increasing order of their atomic weight and noted that he arranged the elements in increasing order of their atomic weight and noted that every eighth element had properties, every eighth element had property similar to फर्स्ट एलिमेंट। यानी अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हो तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी। और क्या कह रहा है आगे, द रिलेशनशिप was just like every eighth
note that resemble first note in octaves of music। यानी न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उसके पास थे उनको उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और बताया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी। उसका ये जो वर्क था वो बिल्कुल वैसा था जैसे अपने म्यूजिकल जो ऑक्टेव होता है उसमें 8वां जो नोट होता है वो पहले नोट से मैच करता है। जैसे होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, पहला नोट है सा और 8वां नोट है सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसने बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हो तो 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी, बिल्कुल वैसे जैसे अपने ये जो म्यूजिकल ऑक्टेव है, संगीत के जो 7 सुर है उन्हीं की अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके। जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। न्यूलैंड के टाइम में इनर्ट गैसेस नहीं थी बेटा, तो डायरेक्ट आ जाएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनर्ट गैस थी नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा पोटेशियम और फिर आ जाएगा कैल्शियम। ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये हो गया 8वां। तो देख लीजिएगा फर्स्ट की प्रॉपर्टी 8वें से मैच कर रही है। किसी को ले लो आप, इसको जैसे पहला बना लो आप, ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ इससे मैच कर रही है। यानी आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी हर 8वां एलिमेंट्स वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो पहले ने शो की है। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन है बेटा। क्या है लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है? एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही अप्लाई कर सकते हो आप, इसके आगे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? अब आप कैल्शियम से आगे जाओगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, तो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गया, यहाँ पे मान लीजिए स्कैंडियम आ गया, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो अप टू कैल्शियम तक ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये टेबल की हिस्ट्री को लेके, क्या बेटा, टेबल की हिस्ट्री को लेके न्यूलैंड द्वारा दिया गया एक ऑक्टेव लॉ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, पहला लेक्चर था। ठीक है, जैसे आप ये मत सोचना कि ये हमें आता है सर, हमें ये क्यों बता रहे हैं। देखो बेटा, अपने क्या करते हैं, एनटीए का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी लिखा रहे हैं। ठीक है, तो एनटीए जो पेपर बनाता है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ से नहीं आएगा, तो एक एक बेसिक बात को लेके अपने चल रहे हैं। हर चीज अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा भी अपने पढ़ेंगे, तो आप हर चीज को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, ये अपना पहला लेक्चर था पीरियोडिक टेबल का। ओके।